आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग आज की बात में अब तक बौद्ध सम्राट जो हुए हैं, उन बौद्ध सम्राटों की कुछ जानकारी जो हमारे पास उपलब्ध है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो जानकारी जिस पुस्तक से हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं, ये भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर, इनका ये संशोधन है और इन्हीं का ये संशोधन इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक पुस्तक के रूप में भी इन्होंने ये लिखा है। हम पूज्यपाद भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर, इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि ये उन्हीं के संशोधन और अध्ययन का नतीजा है, उसका परिणाम है कि ये इस पीढ़ी तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाई है। उन्होंने अलग अलग पुस्तकों से संदर्भ लेकर ये संकलन तैयार किया है। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज आपको बताते हैं बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनसे जुड़ी जो जानकारी है और इनका जो राज्यकाल है उसको हम समझेंगे। हर्षवर्धन के विषय में ये ज़रूर कहा जाता है कि हर्षवर्धन एक ऐसे राजा हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता को, मतलब जो बिखरी पड़ी जनता है, जो विभाजित जनता थी, इस बिखरी पड़ी और विभाजित जनता को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया, एक छत्र में ले आए उसे। और दूसरी बात, उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वे सिर्फ विजेता सम्राट नहीं थे कि जहां लड़ाई किए उस क्षेत्र को जीत लिया और वहां अपना झंडा गाड़ दिए। वे ऐसे ही राजा नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है स्वयं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो हर्षवर्धन के विषय में कही जाती है, और वो बात है कि सम्राट हर्षवर्धन एक ऐसे सम्राट हैं जिन्हें सम्राट अशोक, राजा मिलिंद, सम्राट कनिष्क, इनकी पंक्ति में रखा जाए, इनके लाइन में रखा जाए। तो इस तरह के ये बौद्ध सम्राट है और अंतिम बौद्ध सम्राट है। इनके बाद फिर दूसरे बौद्ध सम्राट नहीं हुए। तो हर्षवर्धन की इस जानकारी को समझते हैं, उसमें ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि कनिष्क साम्राज्य के उपरांत लगभग 300 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य रहा, और कुमार गुप्त, जिनका शासनकाल 415 से 455 तक रहा है, इनके राज्यकाल में सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण हुआ गुप्त काल में, और हुन लोग बड़े भयानक तथा क्रूर माने जाते हैं। ये इतिहास में दर्ज है। पूरब एवं पश्चिम दोनों दिशाओं पर उनका काफी प्रभाव पड़ा। मध्य एशिया से चलकर वे 2 टुकड़ियों में विभक्त हो गए। हुन पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में उनका काफी प्रभाव पड़ा है, और मध्य एशिया से चलकर वे 2 टुकड़ियों में विभक्त हो गए। एक शाखा वोल्गा की ओर, एक शाखा वोल्गा की ओर बढ़ी और दूसरी श्वेत हुनों के नाम से बैक्ट्रिया और गांधार में पहुंची। वहां राजा फिरोज, जिनका शासनकाल का समय है ईस्वी सन 453, तो राजा फिरोज को मारकर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, और उसके बाद उन्होंने मालवा पर आक्रमण किया तथा कश्मीर को भी छीन लिया। इन हुनों का नेता मेहरगुल था। हुनों का जो नेता था वो मेहरगुल था। उसके नेतृत्व में ये सारा युद्ध और सारी लड़ाइयां चल रही थी। उसे यशोधर्म ने 528 ईस्वी में हरा दिया था। यहां मेहरगुल को मुंह की खानी पड़ी, और इसके पश्चात हुन और गुर्जर या गुजरों ने भिनमल यानी कि राजपुताना, भिनमल में अपना शासन कायम किया और कन्नौज तथा ब्रोच में फैल गए, यानी कि भड़ोच। उनमें से कुछ गुजरात, गुजर राष्ट्र में जा बसे। तब उसे गुजर राष्ट्र कहा जाता था। इसी काल में थानेश्वर में
राजा प्रभाकर वर्धन का शासन था। यही वो समय था। उन्हें राज्यवर्धन और हर्षवर्धन नाम के 2 पुत्र थे और राज्यश्री नाम की एक कन्या थी। प्रभाकर वर्धन बड़े बहादुर थे, लड़ाकू राजा थे। इधर कन्नौज में मौखरी का राज्य था और ये दोनों पुष्यभूति राजवंश परंपरा के शासक थे। और दूसरी ओर बंगाल में गौड़ राजा शशांक इन दोनों का प्रतिद्वंद्वी एवं घोर शत्रु था। तो मौखरी राजा ग्रहवर्धन का विवाह राज्यश्री के साथ हुआ था। मौखरी राजा जो थे ग्रहवर्धन, इनका विवाह हुआ राज्यश्री के साथ, यानी कि प्रभाकर वर्धन की बेटी। अस्वस्थ अवस्था में अचानक प्रभाकर वर्धन का देहांत हो गया और शोकग्रस्त रानी शोभती जो उनकी रानी है वो सती हो गई। और इसके बाद तरुण कुमार राज्यवर्धन को राज्य गद्दी संभालनी पड़ी। तो राज्यवर्धन ने राजा प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली। राज्यवर्धन जो कि बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन के भाई थे। अब इनके आगे की जो बात है वो बात हम आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में, जब हम आपसे इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।